guys, welcome back to JetLab Tech Tips. मैं हूं रजत द्विवेदी from JetLab Technologies and yes guys, this is that time of the year के नए प्रोसेसर्स फेस्टिव सीजन के टाइम लॉन्च होने शुरू हो गए हैं। और जी हाँ गाइज, आज है वो टाइम जब इंटेल का i7 14th जनरेशन फाइनली हमारे पास आ गया है। जी हाँ गाइज, ये जो प्रोसेसर है दिस इज द इंटेल i7 14700K। अब इस प्रोसेसर के बहुत बेहतरीन बेंचमार्क्स हम लोगों ने निकाले हैं। आप लोग के लिए एक ऐसे प्रोसेसर की परफॉर्मेंस निकल कर आई है जो कि पूरे के पूरे 14 जनरेशन लाइनअप को बिल्कुल स्पार्कल करने वाली है। जी हाँ गाइस, मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि भाई 14 जनरेशन कुछ खास एक्साइटिंग नहीं लग रही है, क्योंकि 13th और 14 जनरेशन की प्रोसेसर्स के चाहे कोर काउंट्स हो या परफॉर्मेंसेस हो, ज्यादा मेजर अंतर नहीं लग रहा है जैसे कि लीक्स निकल कर आ रहे हैं। बट एक ही ऐसा इकलौता प्रोसेसर था जो कि i7 14700K था, जिसके कोर्स एंड थ्रेड्स के अंदर मेजर डिफरेंसेस देखने के लिए मिले। तो अब हमारे हाथ में 14700K आ गया है और नए लॉन्च मदरबोर्ड्स भी आ गए, मतलब कि ASUS हमारे ऊपर मेहरबान रहा है और अपना बिल्कुल हाई एंड मदरबोर्ड हमारे पास भेजा है। इनफैक्ट पूरी ही लाइनअप आपके साथ शेयर करेंगे, स्पेशली बात करेंगे इस प्रीमियम मदरबोर्ड के बारे में जो इस पीसी बिल्ड, जी हां गाइस, वी आर नोन फॉर आवर पीसी बिल्ड्स। तो अगर हम आपको टेस्टिंग भी करके दिखाएंगे तो पूरा पहले पीसी बिल्ड जरूर करके दिखाएंगे कि भाई इस पूरे पीसी बिल्ड में कौन से कंपोनेंट्स लगे हैं। एंड रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अमेजिंग है। हम टेस्टिंग कर चुके हैं बट आपको इस पूरे रास्ते पर लेकर चलेंगे कि कैसी इंटेल i7 14700K एंड लेटेस्ट Z790 सीरीज के मदरबोर्ड की कैसी परफॉर्मेंस थी। तो पूरी वीडियो देखनी है गाइस, हर एक बेंचमार्क, हर एक टेस्टिंग डिटेल में विद ग्राफ्स, विद परफॉर्मेंसेस, सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगी। इनफैक्ट इंटेल इज नोन फॉर इट्स हाई पावर ड्रॉ, तो पावर ड्रॉ के बारे में बात करेंगे। तो सब चीजों के बारे में वीडियो में आगे जाके बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोग के लिए। तो गाइस, सबसे पहले तो मदरबोर्ड की बात कर लें। तो जिस मदरबोर्ड की मैं बात कर रहा था, ASUS का ROG Maximus Z790 फॉर्मूला सीरीज का मदरबोर्ड है। ये एक्चुअली में Z690 और Z790 में देखने के लिए नहीं मिला था, बट Z790 की रिन्यूड सीरीज के अंदर आपको ये मदरबोर्ड देखने के लिए मिल गया है। अब ये जो मदरबोर्ड है ये बहुत सारे नए फीचर्स के साथ आया है। ऑब्वियसली ये इंटेल की 12th, 13th एंड 14th तीनों ही जनरेशन के साथ कंपैटिबल है। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मेजर शिफ्ट्स इन इंटेल्स मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कि फाइनली तीसरी जनरेशन ऐसी आ गई है जो सेम LGA 1700 सॉकेट के साथ कंपैटिबल रहने वाली है। अब इस मदरबोर्ड में ऐसा क्या अलग है जो इसको Z790 कन्वेंशनल एंड Z690 से अलग बनाता है? तो सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है इसका Wi-Fi 7 कंपैटिबिलिटी। अब Wi-Fi 6 एंड 6E के बाद 7 तो आना ही था, एंड Z790 की रिन्यूड सीरीज के साथ आपको Wi-Fi 7 देखने के लिए मिल गया है। अब जल्दी से इसको करते हैं अनबॉक्स और आपको बताते हैं कि इस भारी भड़कम मदरबोर्ड के अंदर एक्चुअली आता क्या है। तो इसको करते हैं अनबॉक्स। तो ये रहा हमारा मदरबोर्ड, ASUS ROG Maximus Z790 Formula Gaming Motherboard. This comes with Wi-Fi 7 and it is compatible with DDR5 RAM, LGA 1700 socket and obviously PCI Gen 5 अगर पुरानी सीरीज में था तो इसमें भी रहेगा ही। ये हमने खोला मदरबोर्ड, ASUS की प्रीमियम ब्रांडिंग, एंड जैसा कि आप लोग को लग रहा है वाइट मदरबोर्ड ही होने वाला है गाइस ये। एंड ऑब्वियसली हमारे पास रिव्यू यूनिट आया तो बिल्कुल नए वाला मत समझना, ये टेस्टिंग करने के हिसाब से ही हमारे पास आया। एंड देखो गाइस कितने सारे प्रीमियम लुक्स के साथ ये मदरबोर्ड आया है। इसमें आप देख लो, सबसे पहले तो मदरबोर्ड में कितनी सारी हीट सिंक्स हैं। पार्ट नहीं है जहां पर आपको हीट सिंक्स देखने के लिए ना मिले। इस मदरबोर्ड में आपको 20+1 का VRM फेज देखने के लिए मिल जाता है, प्लस इसमें आपको PCI Gen 5 की 2 SSDs लगाने का स्लॉट मिल जाता है। इनफैक्ट इसमें आपको Wi-Fi 7 कंपैटिबिलिटी मिल जाती है। सबसे मेजर चीज, क्योंकि इतना प्रीमियम मदरबोर्ड है तो इसमें आपको Thunderbolt 4 के 2 पोर्ट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। दैट मेक्स इट मच मोर अमेजिंग। काफी प्रीमियम लग रहा है। एंड जितने भी लोग व्हाइट बिल्ड के शौकीन है, हम आपको ये व्हाइट बिल्ड करके दिखाने वाले हैं इसके साथ। पूरा बहुत ही बढ़िया बिल्ड होने वाला है। और इसके अलावा जल्दी से इसके बॉक्स के अंदर क्या क्या आता है वो देख लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारा रिपब्लिक ऑफ गेमर्स। नीचे क्या है? ओके, सबसे पहले तो ये किताब रहने वाली है जो कि इसके फॉर्मूला सीरीज की पूरी क्विक गाइड है। इनके अंदर ना गाइस, इन वाले मदरबोर्ड्स के अंदर क्विक वाटर कूलिंग सपोर्ट भी मिल जाता है, मतलब कि फ्रॉम द VRM इटसेल्फ आप डायरेक्टली ही वाटर कूलिंग लगा सकते हो, रिजर्वायर्स लगा सकते हो। जिनको नहीं पता, थोड़ा टेक्निकल हो रहा है उनके लिए मुझे पता है, बट एक बहुत ही अच्छा एंड एडेड फीचर है इन वाले मदरबोर्ड्स के साथ। ये तो हमारे सॉकेट का कवर हो गया। दिस इज द Wi-Fi 7 जो डोंगल है जो इसके साथ आता है, ये वाला है। बाकी बहुत सारे आपको ब्रैकेट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। ये SATA केबल्स हो गई फॉर हार्ड डिस्क यूजर। मुझे नहीं लगता कि आजकल के टाइम पे कोई हार्ड डिस्क लगाता भी है। बहुत सारी एक्चुअली SATA केबल्स इसके साथ आती हैं। और कुछ ब्रैकेट जैसे कि मैंने पहले बताया, एंड कुछ कन्वर्टर्स हैं।
बाकी मेजर कुछ ऐसा नहीं है जो इसमें मतलब आपको नॉर्मल मदरबोर्ड्स में ना लिखे। ये एक आ रहा है कि रोग सपोर्ट यूएसबी ड्राइव, मेरे ख्याल से दिस वुड हैव ऑल काइंड्स ऑफ इट्स बायोस एंड सॉफ्टवेयर्स। काफी प्रीमियम पेन ड्राइव लग रही है गाइस, भाई साहब इसके ऊपर भी रोग लिखा है, तो दिस इज अनदर थिंग दैट इज अ गुड प्लस इन दिस। बट कुछ अलग नहीं है, मैंने बहुत सारे प्रीमियम मदरबोर्ड्स खोले हैं पहले, उनमें बहुत कुछ अतरंगी चीजें भी होती हैं, अलग से PCI 5 वाले ड्राइवर्स भी होते हैं, तो इसको मुझे लगता है कि हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा बंद करने के लिए। तो गाइस जैसे कि आप सबको पता है कि DDR5 मदरबोर्ड है, तो DDR5 192 GB तक की रैम इसमें आप सपोर्ट कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली इसमें आप इंटेल 12, 13, 14 जैसे कि मैंने पहले बताया सारे जनरेशन चल जाएंगी। 2 इंटेल के थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, एक USB 20 Gbps वाला पोर्ट भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा, 6 USB के 10 Gbps वाले पोर्ट्स हैं एंड 8 5 Gbps वाले पोर्ट हैं। बाकी नॉर्मल 2.0 वाले तो स्लॉट्स हैं ही इसके अंदर। इसमें इसके अलावा इसमें अगर ऑडियो फंक्शंस की बात कर लें तो बहुत प्रीमियम बातचीत है, मतलब कि ASUS की ROG Supreme FX 7.1 वाली जो सराउंड साउंड सिस्टम है उसका सपोर्ट भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। दैट गिव्स अ वेरी डेफिनेट एंड क्लियर ऑडियो ऑप्शंस। चैप अगर एक प्रीमियम वीडियो एडिटर भी हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है। इसके अलावा आपको इसमें 2 PCI Gen 5 के M.2 स्लॉट्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें आप अपनी लेटेस्ट PCI Gen 5 SSD भी सपोर्ट कर सकते हो। हालांकि इंडिया में अभी तक नहीं आई है वो, बट आने वाले 2-4 महीने 6 महीने में आपको वो भी देखने के लिए मिल जाएगी। तो अगर आप इतना महंगा मदरबोर्ड ले रहे हो तो उसके साथ गाइस ऑब्वियसली वो एक अच्छा प्लस पॉइंट है ही। इसके अलावा अगर मैं बात कर लूं, इसमें एक अलग चीज है, इसमें आपको 5 ऑडियो जैक्स देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि गोल्ड प्लेटेड है। मतलब कि अगर आपके फंक्शनैलिटीज में कुछ लिमिटेशंस आती है तो ASUS जो है अपने गोल्ड प्लेटेड पोर्ट्स भी इसमें आपको दे देता है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट कंपोनेंट। बात कर लें अपने प्रोसेसर की, तो ऑब्वियसली इंटेल i7 14700K प्रोसेसर हमारे पास आया है। एक लौता ऐसा प्रोसेसर है जिसमें आपको कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे एज कंपेयर टू द इंटेल 13 जनरेशन। इसमें आपको कुछ कोर्स एंड थ्रेड्स में बढ़ोतरी मिलेगी और जो इसके बेस एंड बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसीज है उसमें भी कुछ बेटरमेंट देखने के लिए मिली है। आपको 20 कोर्स देखने के लिए मिलते हैं एंड अगर थ्रेड्स की बात कर लें तो 28 थ्रेड्स हैं, जिसमें से P कोर्स की बात कर ले तो 8 हैं एंड एफिशिएंसी कोर्स यानी कि E कोर्स 12 हैं। इसके अलावा अगर इसके हम TDPs की बात कर लें तो जो प्रोसेसर है 125 वॉट के ऊपर चलने वाला है, बट मैक्सिमम पोटेंशियल तक जाते जाते 250 वॉट तक की पावर भी यूज कर सकता है, जो कि ऑब्वियसली आगे आने वाले टेस्ट में जरूर चेक करने वाले हैं। अलावा ये इंटेल के 10 नैनोमीटर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर बना है, तो दैट इज अगेन समवट सिमिलर टू द 13 जनरेशन। ऑब्वियसली गाइस जब इतने नए नवेले प्रोसेसर्स आ रहे हैं तो हमें जो यहाँ पर कूलर भी यूज करना पड़ रहा है वो भी एक ऐसा कूलर यूज कर रहे हैं जो कि इसको बहुत आराम से हैंडल कर लेगा, इसके हाई वर्केबिलिटी एंड हायर थर्मल्स को जो आराम से हैंडल कर सके। तो यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया है ASUS की तरफ से आने वाला उनका ROG Ryzen 3 360 ARGB लिक्विड कूलर इन व्हाइट कलर। ये जो लिक्विड कूलर है गाइस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम लिक्विड कूलर्स इन द मार्केट दैट कम्स विद एन LCD डिस्प्ले ऑप्शन। मतलब इसके अंदर आप कोई भी GIF लगा सकते हो, कोई भी लोगो लगा सकते हो अपनी नीड के हिसाब से। इनफैक्ट ये जितने भी इसके फैंस हैं वो इंटरकनेक्टेड रहते हैं, मतलब कि आपको अलग अलग केबल्स नहीं रखनी पड़ती इनके कनेक्शन करने के लिए। एंड द एयर प्रेशर एंड द एयर फ्लो इज ऑल्सो वेरी प्रीमियम, जिसमें नॉइज भी बहुत कम है। मतलब कि एयर फ्लो की बात करें तो अराउंड 70 CFM मेंटेन्ड है एंड नॉइज जो है वो 36.45 डेसिबल्स का है। एम के मामले में हम किसी भी तरह से कोई लो कॉस्ट नहीं जाना चाह रहे थे, तो यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया किंगस्टन की तरफ से आने वाली उनकी फ्यूरी बीस्ट, जो कि 8 GB रैम है। दैट इज हमने यहाँ पर जो किट यूज करी है 16 GB की, 2 स्टिक्स यूज करी हैं जो कि क्लॉक्ड हैं 6600 मेगाहर्ट्ज पे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर रैम के मामले में भी हमने पूरा टॉप नॉच स्केल कर दिया है। इसके अलावा SSD की बात कर लें तो टोटल 1 TB SSD यूज हुई है XPG की तरफ से आने वाली उनकी S70 ब्लेड, बट ये जो SSD है दिस गिव्स अ 7300 मेगाबाइट्स पर सेकंड की रीड एंड राइट स्पीड्स। जो टेस्टिंग पर्पसेस के लिए जो हम ग्राफिक कार्ड यूज कर रहे हैं दैट इज द लेटेस्ट लॉन्च ASUS TUF Gaming RTX 4080 OC एडिशन, जो कि 16 GB का ग्राफिक कार्ड है। मतलब कि यहाँ पर इसके ऊपर जाएंगे तब भी कुछ ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। अगर 49 TB रख लेंगे तो अंदर आपको DLSS 3.0, रे ट्रेसिंग, रिफ्लेक्स एंड ऑब्वियसली NVIDIA का स्टूडियो कंट्रोल पूरा का पूरा देखने के लिए मिल जाता है। 16 GB VRAM के साथ आने वाला एक ऐसा ग्राफिक कार्ड है जो 1400K के साथ अगर कंपेयर किया जाए या साथ में कंपैटिबल किया जाए तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की कैपेसिटी रखता है। तो यहाँ पर जो हम पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं वो है एंटेक की तरफ से आने वाली की न्यूली लॉन्च Neo Eco NE1300GM, जो एक ऐसी पावर सप्लाई है जो 1300 वॉट की पावर दे सकती है एंड एक फुली मॉड्यूलर ATX 3.0 के साथ आने वाली पावर सप्लाई है।
ये जो पावर सप्लाई है ये आपकी 80+ गोल्ड रेटेड है। दैट मींस दिस कम्स विद अ 10-year वारंटी एंड द वारंटी विल बी रिप्लेसमेंट। इसके अलावा इसमें आपको एक फैन देखने के लिए मिलता है जो कि 120 mm FDB साइलेंट फैन है। दैट गिव्स इट अ वेरी प्रीमियम टच। एंड इसके अलावा इसकी जो मॉड्यूलर सप्लाई है इसमें आपको सप्लाई का जो चार्ज है वो भी पूरा का पूरा देखने के लिए मिलता है विद 0 RPM मैनेजर्स। अब कैबिनेट भी देख रहे हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। इस टेस्टिंग रिग को कंप्लीट करने के लिए एंड इसको बहुत ही एस्थेटिक सा प्लीजिंग सा लुक देने के लिए हम लोगों ने यूज किया है एंट eSports की क्रिस्टल XL। ये जो कैबिनेट है रिसेंटली बहुत सारी बिल्ड्स में जो नजर आ रही है एंट eSports की रिसेंटली लॉन्च वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम कैबिनेट्स है जो 10,000 11,000 के बीच में आने वाली एक ऐसी कैबिनेट है जो आपको 4 ARGB फैंस के साथ आती है एंड ऑब्वियसली द फैंस आर इन्फिनिटी फैंस एंड दैट आर इंटरकनेक्टेड। एंड किसी भी लेवल का आप हाई एंड ग्राफिक कार्ड भी इसमें नॉर्मली या फिर वर्टिकली माउंट कर सकते हो। गाइस अब सारी टेस्टिंग हो चुकी है एंड हाँ गाइस टेस्टिंग करते हुए कुछ दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं जिसकी वजह से हम इस हालात में हैं। बट अब आगे आने वाले 1 महीने के अंदर हमें ऐसे ही देखने वाले हैं क्योंकि टेस्टिंग करने के लिए हम जितनी जी जान जोर लगा देते हैं आपको रिजल्ट्स देने के लिए उसके लिए तो ये सामने कुछ भी नहीं है। तो जल्दी से बात करते हैं गेमिंग बेंचमार्क्स की। जितने भी आजकल की चलती हुई गेम्स हैं सबको हम लोगों ने टेस्ट किया है ताकि आपको 1080p के अंदर किसी भी लेवल की अगर कोई भी गेमिंग करनी है 1470K और 4080 के साथ तो पूरे कॉम्बिनेशन की एवरेज FPS एंड टेम्परेचर्स ऑफ द ग्राफिक कार्ड एंड इनफैक्ट अगर आपको ये भी देखना है कि यूटिलाइजेशन कितनी है तो सब कुछ आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा। मैं आपको जल्दी से FPS बता दूंगा, बाकी के सारे पैरामीटर्स आपको स्क्रीन के ऊपर पर गेम के हिसाब से नजर आ जाए। नहीं बताऊंगा, ये सभी गेम्स 1080p मैक्सिमम सेटिंग्स के अंदर डिफॉल्ट सेट हैं। इसके अलावा अगर पहले बात कर लें साइबरपंक की तो साइबरपंक 2077 में हमें जो एवरेज FPS देखने के लिए मिले वो थे 175 एंड द ग्राफिक टेम्परेचर्स वर 64 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा अगर बात कर लें गॉड ऑफ वॉर की जो कि अगेन काफी फेमस गेम है, रिसेंटली लॉन्च हुई थी, लास्ट ईयर ही हुई थी लॉन्च इन अल्ट्रा DLSS ऑन के साथ, तो यहाँ पर जो एवरेज FPS थे वो अराउंड 200 हमें जाते नजर आए जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग है क्योंकि गॉड ऑफ वॉर जो है गाइस इट इज अ वेरी हैवी गेम एंड अगर 1080p के भी अंदर अगर आपका कोई भी ग्राफिक कार्ड एंड प्रोसेसर का कॉम्बिनेशन 200 FPS टच कर रहा है तो दैट इज अ वेरी बिग डील। तो यहाँ पर मार्वल स्पाइडरमैन रीमास्टर्ड भी हम लोगों ने खेल के देखी इन वेरी हाई सेटिंग्स विद RTX ऑन। तो यहाँ पर एवरेज FPS थे 131 एंड आई डोंट नो व्हाई कि इसके अंदर हमें टेम्परेचर्स भी कम नजर आए एंड ग्राफिक कार्ड की जो यूजेबिलिटी भी थी, जो जीपी पावर भी थी वो भी कम नजर आई एंड जो FPS भी थे वो भी नीचे के नजर आए। बट बाकी सब गेम्स के मुकाबले स्पाइडरमैन की जो रीमास्टर्ड वाले वर्जन है यही एक ऐसी गेम थी जो सबसे कम परफॉर्मेंस दे रही थी एज कम्पेयर टू ऑल द गेम्स। इसके अलावा अगर मैं बात कर लूं हिटमैन 3 की इन अल्ट्रा पॉसिबल सेटिंग्स तो FPS जो थे वो अमेजिंगली 336 नजर आए। जीपी टेम्परेचर्स की बात कर लें तो यहाँ पर 60 डिग्री सेल्सियस मेंटेन थे। उन्होंने रेड डेड रिडेम्पशन भी खेल के देखी इन अल्ट्रा पॉसिबल सेटिंग्स जिसके अंदर जो एवरेज FPS थे 169 थे एंड अगर टेम्परेचर्स की बात कर ले तो अगेन जीपी टेम्परेचर was 60 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा अगर बात कर ले तो लास्ट ऑफ अस जिसका भी टीवी शो भी आया था एंड बहुत पहले से गेम भी चलती आ रही है इन अल्ट्रा सेटिंग्स विद DLSS ऑन, तो यहाँ पर जो एवरेज FPS थे वो थे अराउंड 139 जो अगेन हमें कम नजर आए बट फिर भी थोड़े से स्पाइडरमैन वाली गेम से बेटर थे। इसके अलावा हमने हॉगवर्ट्स की लेगेसी भी खेल के देखी जिसके अंदर जो एवरेज FPS थे वो 190 थे एंड जो जीपी टेम्परेचर्स थे दैट वर ओनली 58 डिग्री सेल्सियस। आप लोग की फेवरेट गेम जो कि अब आप लोग वेट करो GTA 6 का, बट GTA 5 भी हम लोगों ने खेल के देखी जिसके अंदर जो एवरेज FPS थे वो थे 187 एंड जिनको नहीं पता उनको मैं ये बता दूं कि GTA 5 के अंदर लो सेटिंग्स नहीं आती, या तो मीडियम आती है या हाई आती है। हम लोगों ने हाई करके देखी है एंड GTA 5 में मैक्सिमम 200 से ऊपर FPS कभी जाते ही नहीं है। चाहे आप कितना भी भारी इक्विपमेंट ले आओ उसके ऊपर आपको नजर नहीं आएंगे। असली थोड़ा कंपैरेटिव गेमिंग भी करके देख ली जिसके अंदर वैलोरेंट करके देखा इन वेरी हाई पॉसिबल सेटिंग्स जिसमें मेजरली जो लोड आता है वो प्रोसेसर के ऊपर आता है एंड यहाँ पर 1470K ही जो हमने प्रोसेसर यूज किया है। उसकी अगर बात कर लें तो एवरेज FPS थे अराउंड 600 FPS थे एंड जीपी टेम्परेचर 55 एंड अगर CPU पावर यूजेज की बात कर लें तो 160 वॉट तक हमारा जो प्रोसेसर था इसके अंदर यूज हुआ है जिसमें से सिर्फ जो यूटिलाइजेशन थी CPU की दैट वाज जस्ट 55%। तो ऑब्वियसली जो यूटिलाइजेशन है गेम्स के अंदर जो CPU इंटेंसिव गेम्स है उसके अंदर प्रोसेसर जो है वो 160-170 वॉटेज यूज कर रहा है पावर सप्लाई में से एंड फिर भी दैट इज नॉट द फुल वॉटेज यूजेज। इसके और ऊपर भी यूटिलाइजेशन जब जाएगी तो ऑब्वियसली जो आपकी वॉटेज यूजेज है, जो पावर यूजेज है वो भी और ज्यादा नजर आ सकती है। तो जो कि मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि 250-300 तक तो कहीं नहीं गए, आराम से आपको 250 से 300 वॉट ये प्रोसेसर यूज करता नजर आ सकता है। थोड़े सिंथेटिक बेंचमार्क भी हमने करके देखे जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ये प्रोसेसर कैसा टेस्ट हो रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है अंडर मैक्सिमम लोड। सबसे पहले हम लोगों ने जो लेटेस्ट सिनेबेंच का जो टेस्टिंग सॉफ्टवेयर था 2024 वाला वो हम लोगों ने करके देखा जिसके अंदर रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अमेजिंग थे।
मतलब कि अगर मल्टीपल स्कोर्स की बात कर लें तो 1915 थे, जो कि अभी तक के हमारे ऑनलाइन में देखे गए जो कि हमारे बेंचमार्क्स हम लोग कंपेयर करते हैं उसके मुकाबले काफी ज्यादा अच्छे थे। सिंगल कोर यूसेज 126 थी एंड टेम्परेचर्स की बात कर लें तो मैक्सिमम टेम्परेचर ही था गाइज, 100 डिग्री तक ये प्रोसेसर गया है। एंड सीपीयू वॉटेज, जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि जो सीपीयू वॉटेज है वो सिर्फ और सिर्फ, हाँ गाइज, सिर्फ और सिर्फ 316 वॉट ही मेंटेन थी। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, बट 316 वॉट इस प्रोसेसर ने लिए हैं। तो दैट मीन्स दिस इज अ वेरी पावर हंग्री प्रोसेसर। छोटी मोटी पावर सप्लाई के साथ भाई इसको फिक्स मत करना, 850 एंड प्लस पावर सप्लाई ही ये यूज करने वाला है। तो हमने टेस्ट किया फ्यूचर मार्क, जिसके अंदर टाइम स्पाई टेस्ट हम लोगों ने करके देखा। टाइम स्पाई स्कोर्स थे 26287, जिसमें से जीपीयू स्कोर्स थे 27394 एंड सीपीयू स्कोर्स वर 21393। जिसकी बात करें तो अगेन सीपीयू टेम्परेचर था वो 100 डिग्री मेंटेन था। एंड इसके अलावा अगर सीपीयू पावर की बात कर ले तो सीपीयू पावर जो थी वो 261 वॉटेज पर मेंटेन थी। इसके अलावा जीपी पावर 311 वॉट थी, तो हमारी 1300 वॉट की पावर सप्लाई तो जस्ट मोर देन एनफ थी इसके लिए। बट अगर आप 1000 वॉट की भी लगाओगे तो आपका काम आराम से चल जाएगा। इस टेस्टिंग रिजल्ट्स तो आप लोगों ने देख ही लिए होंगे कि कैसी परफॉर्मेंसेस थी। परफॉर्मेंस को एक नटशेल में बताऊं तो 1400 के प्रोसेसर इज अ वेरी गुड प्रोसेसर एंड मतलब इसकी परफॉर्मेंसेस हमारे एग्जिस्टिंग जो हमने टेस्टिंग करके देखी थी 1300K की या राइजन के प्रोसेसर्स की, Ryzen 9 की भी, तो उससे तो अच्छी है। आई एम टॉकिंग अबाउट Ryzen 9 7900X। गेमिंग परफॉर्मेंसेस काफी अच्छी हैं एंड अगर सिंथेटिक परफॉर्मेंसेस की बात कर लूं, सिनेबेंच स्कोर्स की बात कर लूं, तो वो भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। कुछ चीजें हैं जो जिन चीजों ने मुझे कंसर्न किया, जिसमें सबसे मेजर चीज है कि कुछ गेम्स आजकल ऐसी हैं जो कि बहुत ज्यादा खेली जाती हैं, बट उसके अंदर पता नहीं क्यों कि इसकी परफॉर्मेंसेस इस प्रोसेसर की एंड ग्राफिक कार्ड का कॉम्बिनेशन थोड़ा कम था। जैसे कि स्पाइडरमैन हो गई या फिर रेड डेड रिडेम्पशन हो गई, जिसके अंदर स्कोर्स थोड़े कम थे, जो कि मेरे हिसाब से ज्यादा आने चाहिए थे इतने हैवी सेटअप के साथ। सेकेंड चीज जिसने मुझे परेशान किया वो थी इसकी पावर यूजेज। मतलब 300 वॉट ये प्रोसेसर फुल यूजेज पर जा रहा है, तो आप ये सोच लो 300 वॉट प्रोसेसर हो गया, 300 वॉट ग्राफिक कार्ड हो गया, कूलर्स भी लगाते हो, सब कुछ करते हो, तो भाई 850-1000 वॉट की सप्लाई आपको लगानी पड़ेगी, जो कि आपका एक पीसी बिल्ड का जो खर्चा है उसको बहुत ज्यादा ले जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी चीज है कि जहां पर अगर आप पावर सप्लाई के ऊपर स्पेंड कर सकते हो तो ठीक है, बट जो लोग थोड़ा टाइट बजट के साथ बिल्ड करते हैं उनके लिए मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। टेम्परेचर्स इज अगेन एन इशू। इतना हाई लिक्विड कूलर, इतना हैवी लिक्विड कूलर लगाने के बाद भी मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल पे 100 डिग्री जा रहा है टेम्परेचर, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर भी इंटेल को काम करने की जरूरत है। बट परफॉर्मेंस की बात कर लूं तो किसी भी हद से, किसी भी एंगल से मुझे कोई परफॉर्मेंस इश्यूज नहीं लगे। गाइस अगर लास्टली बात कर लें प्राइसिंग की, कि मेजरली हमारी जेबों के ऊपर कितनी बड़ी चोट पड़ने वाली है प्रोसेसर लेने के लिए। $420 प्राइस लॉन्च है इसका। अभी तक इंडिया में कोई प्राइस का आइडिया हमें तो नहीं दिया गया है, बट जो टेंटेटिव प्राइसिंग है कि जिस प्राइस पर ये प्रोसेसर लॉन्च हो सकता है वो अराउंड 40 से 42,000 के बीच में एक ऐसा प्राइस रेंज है कि जिसके अंदर आपके प्रोसेसर हो सकता है कि इंडियन मार्केट्स में देखने के लिए मिल जाए। अब ऑलरेडी 1300K 40,000 39,000 की रेंज में बिक रहा है, तो हो सकता है 2-3 हजार रुपए उससे और महंगा हो, इसीलिए मैं 42 तक जाने की बात कर रहा हूँ। बट प्राइसिंग जो है वो 40 से 42 के बीच में आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो ऑन दिस नोट आई होप कि हमने मतलब काफी अनबायस्ड वे में रिव्यू किया होगा। जो हम लोगों ने कंपोनेंट्स यूज किए रिव्यू के लिए वो भी आपको पसंद आए होंगे एंड आपको हमारा वीडियो बनाने का तरीका भी पसंद आया होगा एंड यू आर सैटिस्फाइड विद द बेंचमार्क्स। तो ऑन दिस नोट आप लोग को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे देखते रहो जेटलैब टेक टिप्स को। तो मैं रजत फ्रॉम जेटलैब टेक्नोलॉजीज, मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में।